नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती भाग ब पशुपालन जिसकी हम थ्योरी देख रहे हैं। थ्योरी की क्लासें अभी हमारी वर्तमान में चल रही है, लेकिन साथ में 1500 क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं। प्रतिदिन 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उन वीडियो को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो पशुपालन 1500 पर्सन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, क्लास नंबर 17 में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैविक अपशिष्ट निस्तारण। जैविक अपशिष्ट होते हैं मूत्र, खाद, सीरीज, जो अलग अलग चीजें होती है, चारे का बचा हुआ भाग, उनका निस्तारण कैसे करें दोस्तों, और कौन कौन सी विधियों का हम सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि पशुपालन को लेकर कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है। वहां से आप नोट्स और 1500 क्वेश्चन है उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि आज ही सभी साथी नोट्स प्राप्त करें। कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर जाकर संपर्क करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नॉर्मल सा टॉपिक है, एक दो प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनेंगे एग्जाम में जो मैं आपको बताता चलूंगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन क्लास को। पशु फार्म के अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन एवं उपाय। सामान्य पशु फार्म से निकलने वाले अपशिष्ट जिसमें गोबर, मूत्र, नाल, मृत जन्म, पोस्टमार्टम, मलबा, बिस्तर, चारा अपव्यय, दूध, घर का कचरा या डोना, मृत पशु और पक्षी, बाल, खुर, सींग आदि अपशिष्ट पदार्थों में शामिल होते हैं। दोस्तों, जानवरों के कचरे के साथ सार्वजनिक पर्यावरणीय चिंता यह है, जो जानवरों का कचरा होता है उसके साथ पर्यावरणीय चिंता क्या है कि यह आक्रामक गंध के साथ वायुमंडलीय हवा को भी प्रभावित करता है। बड़ी मात्रा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का उत्सर्जन होता है, जो अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करता है। दोस्तों, इस वजह से जो जैविक अपशिष्ट होते हैं उनका निस्तारण जरूरी है। यह जल स्रोतों को भी प्रदूषित कर सकता है और संक्रामक रोगों को फैलाने में सहायता कर सकता है, यह हो सकता है। दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए। दोस्तों, अपशिष्ट प्रबंधन में निगरानी व विनियमन के साथ साथ कचरे का संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटाना शामिल है। अपशिष्ट पदार्थों से होने वाली हानिकारक प्रभाव जैसे प्रदूषण, बीमारियां या रोगजनों के प्रसार को खत्म या कम करने के लिए कचरे को संशोधित किया जा सकता है एवं सूक्ष्म जैविक लोड को कम किया जा सकता है। कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रेडरिंग, बायोडीजल जैसे पारंपरिक और उन्नत दोनों तरीकों से डेयरी फार्म कचरे का प्रबंधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। दोस्तों, तो जो भी अपशिष्ट वहां से निकलता है डेयरी फार्म से या पशुशाला से, उसका उचित निस्तारण होना चाहिए। कंपोस्टिंग, खाद, रिसाइकलिंग उसका कर सकते हैं, बायोडीजल का रूप में उसको काम में ले सकते हैं। तो कौन कौन सी विधियां जो इसमें हम काम में लेंगे? पहली विधि कंपोस्टिंग। एक एक विधि का अध्ययन करेंगे। जैविक अपघटन और कार्बनिक पदार्थों का स्त्रीकरण कंपोस्टिंग होता है। दोस्तों, यह प्रक्रिया एक अंतिम उत्पाद का उत्पादन करती है। अंतिम उत्पाद का उत्पादन करती है जो स्तर है, कम गंध है, रोगजनक होते हैं जैसे विषाणु, जीवाणु, वायरस, उनसे मुक्त है, और इसे खाद के रूप में भूमि पर लगाया जा सकता है, भूमि पर काम में लिया जा सकता है। तो जैविक अपघटन और कार्बनिक पदार्थों का स्त्रीकरण ही कंपोस्टिंग है। एक अंतिम उत्पाद होता है जिससे गंध कम निकलती है, जीवाणु, विषाणु, वायरस नहीं फैलते हैं, और इसको आप खाद के रूप में काम भी ले सकते हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि फसलों की उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का होना आवश्यक है। सही है। रासायनिक उर्वरक NPK ने फसल उत्पादन में काफी वृद्धि की है। यह एक प्राकृतिक एरोबिक प्रक्रिया है। यह एक प्राकृतिक एरोबिक प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को स्थिर करती है। अच्छी तरह से तैयार खाद में ह्यूमस की गंध भी होती है। दोस्तों, मृत पशु भी इस प्रक्रिया में उपयोग हो सकते हैं। हालांकि पंख, दांत, हड्डी के टुकड़े खाद बनाने में उपयोगी नहीं है। इनको छांट कर अलग किया जा सकता है। दोस्तों, इनको छांट कर अलग किया जा सकता है। समझ गए? यह है कंपोस्टिंग, पहली प्रक्रिया।
दूसरी जैविक निस्तारण की जो प्रक्रिया है वो है एकीकृत कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए, पारंपरिक थर्मोफिलिक खाद में प्रमुख समस्या प्रक्रिया में लगने वाली लंबी अवधि है, जिससे पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। जो कंपोस्टिंग हम करते हैं तो उसमें काफ़ी लंबे समय लगता है, जिससे जो पोषक तत्व है उनमें कमी हो जाती है, जिसके लिए एक एकीकृत प्रणाली विकसित की गई जो तेज दर पर वांछनीय विशेषता युक्त व रोगाणु से मुक्त उत्पाद प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। दोस्तों समझ गए। तीसरा जो है वो है वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट आपके अलग से पढ़ेंगे भी हम। वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाना आपके टॉपिक अलग से, बेसिक जो हम चल रहे हैं वो टॉपिकों के अनुसार चल रहे हैं। ये एक बेसिक सा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके नहीं बनेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग केंचुओं के उपयोग से खाद तैयार करने की विधि है जो मिट्टी के भौतिक और जैविक गुणों में सुधार करके मिट्टी की गुणवत्ता को समृद्ध करती है। यह जैविक खेती प्रणाली के एक प्रमुख घटक के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। केंचुओं के द्वारा खाद बनाना वर्मी कंपोस्टिंग है दोस्तों, या वर्मी कंपोस्ट है। केंचुए गाय भैंसों के गोबर खाद के प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह खाद की नमी, पीएच और विद्युत चालकता को कम करता है। यह मिट्टी की जलधारण क्षमता में सुधार करता है और बेहतर जड़ विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बढ़ावा देता है। कौन? केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट खनिज संतुलन की आपूर्ति करता है, पौधों की पोषक उपलब्धता में सुधार करता है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया में 2 विशिष्ट चरण होते हैं। कौन कौन से 2 चरण होते हैं वर्मी कंपोस्ट में? तो ये 2 चरण आपके यहां पर है, देखिए इनको 2 चरण होते हैं और ये 2 ही चरण आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये 2 ही चरण आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अभी बोल रहा हूं आपको, समझ गए? तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देखना। वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया में 2 विशिष्ट चरण होते हैं। प्रथम, जिसमें केंचुए जैविक पदार्थों की भौतिक स्थिति और माइक्रोबियल संरचना में बदलाव लाते हैं प्रथम स्थिति के अंदर। दोस्तों समझ गए यहां से? यह तो हो गई प्रथम स्थिति। दूसरी स्थिति की जब हम बात करते हैं, दूसरा परिपक्वता चरण होता है, जिसमें केंचुओं को अपचित कचरे की ताजा परतों की ओर विस्थापन किया जाता है। जहां पर कचरा पचा नहीं है उनकी ओर विस्थापित किया जाता है। दोस्तों समझ गए? आ गया समझ में? चौथी जो प्रक्रिया है वो है रेंडरिंग। कृषि और पशु अपशिष्ट जैसे रक्त, मांस, पंख, हड्डी के प्रोटीन और वसा को पुनर्चक्रित करने का ये एक बेहतरीन तरीका होता है। दोस्तों देखिए, वे वसा और प्रोटीन जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, उनको इन प्रक्रियाओं के द्वारा पशु चारा या उर्वरक के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में पशु उप उत्पादों को साबुन, पेंट, मोमबत्तियां, प्लास्टिक, रबड़ जैसे कई अन्य उत्पादों के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। तो रेंडरिंग जो प्रक्रिया है उसके अंदर देखिए, मांस, पंख, हड्डियां, इनके अंदर प्रोटीन होती है, वसा होती है, मांस में वसा होती है। तो इसका उपयोग हम तो नहीं करते, लेकिन पेंट में, साबुन में, मोमबत्तियों में, प्लास्टिक में, रबड़ में, इनके लिए इन चीजों को, किनको, प्रोटीन और वसा को निकाला जाता है और इसमें काम लिया जाता है। दोस्तों 5वीं विधि आती है बायोगैस उत्पादन तकनीक। बायोगैस गोबर से बनाई जाती है, पढ़ा भी होगा आपने, और जोर भी दिया जा रहा है वर्तमान में सरकार के द्वारा। तो देखिए, बायोगैस ऊर्जा का कुशल और नवीकरणीय स्रोत है। बायोगैस जिसका उपयोग अन्य गैर नवीकरणीय ईंधन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। एलपीजी सिलेंडर के रूप में संग्रहित शुद्ध बायोगैस किसी भी समय कहीं भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है। 1 रुपया खर्च नहीं होगा। बायोगैस अगर फार्म या तकनीक आपने अपने घर में लगा ली, 1 रुपया आपके खर्च नहीं होगा और पूरी गैस आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अपने खेत में कहीं पर भी इसका आप उपयोग कर सकते हो। शैवाल की खेती से उपचार। शैवाल की खेती से कई लाभ है, जैसे इसकी तेज उत्पादन दर,
बड़ी मात्रा में वसा और हाइड्रोजन का संचय, साथ ही अपशिष्ट पदार्थ के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका। इन शैवाल उत्पादों को जैव तेल सहित कई मूल्यवर्धित उत्पाद हेतु संसाधित किया जा सकता है। ये गैर फसल आधारित जैव ईंधन उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में भी उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है दोस्तों। सातवां जो चरण है, सातवां जो विधि है जिसे हम अपशिष्टों का निस्तारण कर सकते हैं, वो है गोबर उपयोग के तरीके। डेयरी फार्म व गौशाला में गोबर। देखिए यहां से शुरू है ये। डेयरी फार्म व गौशाला में गोबर का निस्तारण सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि गोबर यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है तो खाद व ऊर्जा का संसाधन हो सकता है। गोबर है उसको खेत में डालो, खाद बन जाती है। उसको आप बायोमास जो संयंत्र है, गड्ढे, उसमें डाल दो, आप गैस बना के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। गोबर का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे दहन, गोबर की लकड़ी या बायोगैस के उत्पादन के लिए, मिट्टी के कंडीशनर के रूप में या उर्वरक के रूप में, या दीवार के प्लास्टर के लिए सामग्री के रूप में आदि। आज से बहुत साल पहले के मकान या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो हम मकानों को देखते हैं, जो लकड़ी से बने हुए मकान है, उनके अंदर जो उनकी दीवार होती है उस पर प्लास्टर किया जाता है, वो गोबर का ही किया जाता है दोस्तों। इनके अलावा साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, सनस्क्रीन, फेस वॉश, चाय, अगरबत्ती, गमले, दीपक व पंचगव्य प्रमुख गोजातीय गोबर उत्पाद है जो बाजार में आज भी मौजूद है दोस्तों। गोबर का उपयोग बताया, गोबर को हम किस काम में ले सकते हैं। आगे चलिए, आगे बढ़िए। आगे है गोमूत्र के उपयोग। गोमूत्र के उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में गोमूत्र का प्रयोग चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। देखिए जीवामृत एक उर्वरक है जो गोमूत्र, गोबर, गुड़, दाल के आटे व राइजोस्पियर मिट्टी के मिश्रण से बनाया जाता है। गोमूत्र का उपयोग चावल के उत्पादन के लिए भी बेहतर होता है। कई प्रकार के व्यावसायिक उत्पादन जैसे फर्श क्लीनर, जैविक उर्वरक, इमल्सिफाइड डीजल होता है जो पंचगव्य, इनमें भी आप गोमूत्र का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। 9वीं जो विधि है वो आपकी स्क्रीन पे है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट। जैव चिकित्सा, अगर पशु बीमार हो जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर को बुलाते हैं। अगर वो ग्लूकोज लगाता है, अगर वो इंजेक्शन लगाता है तो उसकी सीरीज है, सीरीज के अलावा जो इंजेक्शन की दवाई जिससे बोतल में आई है वो बोतल है। तो इसे बहुत सारे उत्पाद होते हैं। तो देखिए हानिकारक अपशिष्ट, टीके, वेल, दवाइयाँ, सीरीज आदि का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए दोस्तों। यदि आपके पास स्वयं की चिकित्सा सुविधा है तो कचरे का निपटान बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। खुद के पास स्वयं की चिकित्सा सुविधा है तो अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के साथ ही यह प्रयास होना चाहिए कि उपलब्ध संसाधनों का संयमित उपयोग किया जाए, जिससे अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को कम रखा जा सके। पशुओं के स्नान तथा अन्य आवश्यकताओं में जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही साथ गोबर, गोमूत्र जैसे अवयवों को उचित समय व सफाई से एकत्रित करते रहना चाहिए ये दोस्तों। जैविक अपशिष्ट निस्तारण 9 प्रकार की विधियां। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा ये बनेगा। पहला तो एक तो वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, निम्न में से जैविक निस्तारण विधि कौन सी नहीं है। तीसरा कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का अगर आप निस्तारण करते हैं तो कौन सा नियम आप ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम। तो ये मुख्य 2, 4, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं जो आपके सामने मैंने रखा है। एक बार में समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक, 2 बार 3 बार देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी नोट्स अगर आप सीधे पढ़ना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप में जाइए, स्टोर के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। कैसी लगी ये क्लास? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी क्लास लेकिन बेहतरीन क्लास। जय हिंद, जय भारत।